नमस्कार आप सभी को क्राइम रिपोर्टेड के एपिसोड 23 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनी दुनिया में सबसे पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था 18 जून 1914 को। 18 जून 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक चला था। लगभग 4 साल तक ये पहला इंटरनेशनल वॉर, पहली वर्ल्ड वॉर, इसको ग्रेट वॉर भी बोलते हैं, ये चली थी। उसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई और 2 सितंबर 1945 तक ये वर्ल्ड वॉर चली। लगभग पूरे 6 साल तक ये वर्ल्ड वॉर चली और इसी वर्ल्ड वॉर के बीच में सबसे पहली बार दुनिया में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। अमेरिका ने जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर सबसे पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था और ये सबसे पहली बार था और आखिरी बार भी था, क्योंकि उसके बाद से कभी भी किसी भी देश ने किसी भी देश के ऊपर कोई भी न्यूक्लियर वॉर नहीं की है, कोई भी न्यूक्लियर बम किसी भी देश के ऊपर नहीं गिराया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी गिराने की कोशिश नहीं की या फिर कभी ऐसे हालात भी नहीं प्रकट हुए। कई बार ऐसा हुआ कि 2-4 मिनट रह गई थी। अगर 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाते तो आज जैसा दुनिया का नक्शा है शायद दुनिया ऐसी ना होती या फिर दुनिया होती भी ना, क्योंकि उस वक्त तक ऑलमोस्ट सभी देशों के पास न्यूक्लियर शक्ति थी, परमाणु शक्ति थी। और अगर किसी एक देश ने किसी दूसरे देश के ऊपर एक बार न्यूक्लियर बम गिरा दिया होता तो बाद में दूसरा देश उसके ऊपर गिराता, बाद में तीसरा, चौथा, एक के पीछे एक देश आते रहते और न्यूक्लियर वॉर धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बड़ी होती। दुनिया एकदम पूरी अलग हो सकती थी या फिर हो सकता था कि इंसानी पीढ़ी ही गायब हो जाए दुनिया से। अभी इस वक्त दुनिया में करीब 14-15 हज़ार के करीब बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं जो कि सक्षम है पूरी संसार को ख़त्म करने में। और कई तरह की थ्योरीज आती हैं कि संसार ऐसे ख़त्म होगा। कुछ लोग कहते हैं कि संसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण ख़त्म होगा, पानी में डूब जाएगा सारा संसार। उसके बाद में कुछ लोग कहते हैं कि कोई एस्टेरॉयड आकर धरती से टकराएगा, उसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन चांसेस हैं कि कोई दिन अगर कोई न्यूक्लियर वॉर छिड़ गई तो उसके कारण भी इस दुनिया का खात्मा हो सकता है। और ऐसी कंडीशंस, ऐसे हालात पहले भी कई बार बन चुके हैं। केवल 2-4 मिनटों के फासलों से ये न्यूक्लियर वॉर होने से रह गई, न्यूक्लियर लड़ाई होने से रह गई। और कई बार ऐसा हो चुका है। लेकिन आज आपको एक सबसे फेमस कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ और इस कहानी में जो न्यूक्लियर वॉर होती वो एक भालू की वजह से होती। एक भालू की वजह से न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी। तो कहानी शुरू करते हैं। तो ये बात है 1960 की। 1960 के दौरान अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रही थी। अमेरिका उस टाइम सबसे बड़ी महान शक्ति थी, सबसे ज़्यादा तरह की मिसाइल, सबसे दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स उस वक्त अमेरिका के पास थी। और यूएसएसआर, जिसको आप आज के टाइम में रूस कह सकते हैं, ये दूसरी महाशक्ति थी। रूस भी काफ़ी पावरफुल था। अब सोवियत संघ उस वक्त अपना कब्जा और भी देशों के ऊपर बढ़ाना चाहता था, अपना सोवियत संघ के अंदर और भी कई देशों को शामिल करना चाहता था। लेकिन अमेरिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अमेरिका और सोवियत यूनियन की आपस में बनती नहीं थी, आपस में लड़ाई होती थी। और अमेरिका को ऐसा लगता था कि सोवियत यूनियन आगे चलकर अमेरिका के लिए खतरा बन सकती है। तो इसी कारण सोवियत यूनियन को कमज़ोर करने के लिए, सोवियत यूनियन को मिटाने के लिए अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में 1916 के दौर में कोल्ड वार चल रहा था, जिसको हम हिंदी में शीत युद्ध भी कहते हैं। अच्छा, अब 1960s के अंदर क्यूबा के अंदर सत्ता बदल जाती है। उस वक्त 1960 के अंदर फिडेल कास्ट्रो की सरकार आ जाती है क्यूबा के अंदर। और अमेरिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि क्यूबा के अंदर फिडेल कास्ट्रो की सरकार आए, क्योंकि फिडेल कास्ट्रो हमेशा से ही अमेरिका के खिलाफ रहा है। जितने भी उनके बयान होते हैं वो सारे अमेरिका के खिलाफ होते हैं। तो अमेरिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि फिडेल कास्ट्रो की सत्ता आए क्यूबा के अंदर। अमेरिका ने कई बार कोशिश की कि सत्ता पलट जाए, फिडेल कास्ट्रो हट जाए। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि अमेरिका ने अपनी खुफिया एजेंसीज को फिडेल कास्ट्रो के पीछे लगा दिया था फिडेल कास्ट्रो को मारने के लिए। हालांकि वो इस काम में सफल नहीं हो पाए। लेकिन उस वक्त अमेरिका सबसे बड़ी सुपर पावर थी। अमेरिका के पास सबसे एडवांस, सबसे ज़्यादा, सबसे खतरनाक हथियार थे। कहते हैं कि उस वक्त 170 से भी ज़्यादा ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स अमेरिका के पास थी जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब को कैरी करने की क्षमता रखती थी। 170 न्यूक्लियर मिसाइल्स आप कह सकते हैं अमेरिका के पास उस वक्त थी। और ये मिसाइल्स भी सबसे ज़्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल्स थी उस वक्त के दौर में। अमेरिका के पास जो मिसाइल्स थी वो सबसे ज़्यादा दूरी तक मार कर सकती थी। सबसे ज़्यादा रेंज वाली मिसाइल्स उस वक्त अमेरिका के पास थी। और अमेरिका की उन बैलिस्टिक मिसाइल्स के रडार के ऊपर रूस भी आता था। यानी कि अमेरिका अपने देश में बैठे बैठे रूस के
अंदर न्यूक्लियर हमला कर सकता था, परमाणु हमला कर सकता था। अमेरिका से मिसाइल छोड़ी जाएगी, रूस के अंदर वो जाकर गिरेगी। अब इस मामले में यूएसएसआर थोड़ा पीछे था। यूएसएसआर के पास मिसाइल्स थी, न्यूक्लियर मिसाइल्स थी, लेकिन उनकी रेंज ज़्यादा नहीं थी, यानी कि वो ज़्यादा दूर तक मार नहीं कर सकती थी। और अगर वो रूस से उन मिसाइल्स को चलाएंगी तो वो अमेरिका तक नहीं पहुंचेंगी। अमेरिका के अंदर रूस हमला नहीं कर सकता था, इसका सीधा सीधा मतलब ये था। अब यहाँ पर रूस हमेशा डरा रहता था, क्योंकि कल को अगर वॉर छिड़ गई, लड़ाई हो गई, तो रूस की मिसाइल्स अमेरिका के अंदर गिरना छोड़ो, अमेरिका तक पहुंचेंगी भी नहीं। तो इस डर के अंदर हमेशा रूस रहता था। अच्छा, अब अमेरिका ने एक कदम और आगे बढ़ा रखा था। अमेरिका ने टर्की और इटली से एक समझौता कर रखा था। उस समझौते पे यह था कि अमेरिका टर्की और इटली के अंदर अपने कुछ ऐसे बेस कैंप्स बनाएगा जिनके अंदर न्यूक्लियर मिसाइल्स रखी जाएंगी, और जब चाहे वो अमेरिका उन न्यूक्लियर मिसाइल्स को छोड़ सकता है। क्योंकि अब इटली और टर्की रूस के और भी ज़्यादा नज़दीक हैं, और क्योंकि अब अमेरिका ने वहाँ पर भी मिसाइल्स लगा दी, तो अब वो और भी जल्दी रूस के ऊपर हमला कर सकते हैं। अगर कल को कोई परमाणु हमला, कोई भी युद्ध होता है तो अब रूस और भी ज़्यादा टेंशन में आ गया। 3 देशों से, अमेरिका से, इटली से, टर्की से मिसाइल्स तैयार थी रूस के ऊपर छोड़े जाने के लिए। अच्छा, अब फिडेल कास्ट्रो की सरकार आई थी क्यूबा के अंदर, और फिडेल कास्ट्रो के बयान बिल्कुल भी मिलते नहीं अमेरिका से, उनके हमेशा अपोजिट रहते हैं। यानी कि अब क्यूबा भी अमेरिका का दुश्मन हो चुका था। अब रूस का दुश्मन अमेरिका, अमेरिका का दुश्मन क्यूबा, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त। रूस ने भी यही सोचा, और रूस ने क्यूबा की तरफ अपना एक दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया, और दोनों देशों के बीच में दोस्ती भी हो गई। क्योंकि अब उस वक्त क्यूबा को भी एक सुपर पावर की ज़रूरत थी, सुपर पावर देश की ज़रूरत थी जो उसके सपोर्ट में खड़ा हुई। कल को अगर क्यूबा की अमेरिका से कुछ युद्ध हो जाता है तो उसके साथ आ सके, तो ये क्यूबा के लिए भी फ़ायदा था, क्योंकि क्यूबा के साथ अब एक शक्तिशाली देश था, एक शक्तिशाली देश से दोस्ती थी। अब यहाँ पर दोस्ती तो दोनों देशों के बीच में हो गई थी। अब रूस ने यहाँ पर अपना दिमाग दौड़ाना शुरू किया, क्योंकि जो क्यूबा था उसकी दूरी अमेरिका से काफ़ी नज़दीक थी, केवल 90 किलोमीटर का, 90 मील का फासला था दोनों देशों के बीच में। तो अगर क्यूबा के बॉर्डर के ऊपर रशिया अपनी बैलिस्टिक मिसाइल्स लगा दे तो वो आसानी से कभी भी अमेरिका के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर सकते थे। थोड़ा बहुत समझौता किया क्यूबा से, क्यूबा भी मान गया, क्यूबा ने मना नहीं किया, और रूस ने अपनी बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल्स अमेरिका की तरफ निशाना कर क्यूबा के बॉर्डर के ऊपर लगा दी। अब जब ये मिसाइल्स लाई गई, वहाँ पर लगाई गई, तब तक अमेरिका की खुफिया एजेंसीज को कुछ भनक भी नहीं लगी, क्योंकि उस वक्त क्यूबा की सारी खुफिया एजेंसीज फिडेल कास्ट्रो को मारने या फिर उसकी सत्ता पलटने के पीछे लगी हुई थी। पीछे पीछे जो रूस कर रहा था उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन कुछ वक्त बाद में जब खुफिया एजेंसीज को पता चला कि रूस की मिसाइलें सर पर आकर बैठी हैं, क्यूबा के बॉर्डर पर बैठी हैं, केवल 90 मील दूर, सबके पसीने छूट गए। बाद में जब खुफिया एजेंसीज ने बात को आगे पहुंचाया, उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, उन तक बात पहुंची, उन सब के भी रंग उड़ गए, क्योंकि वो अभी तक इस आराम में बैठे थे, इस खुशी में बैठे थे कि उनको पता था कि रूस की मिसाइल्स अमेरिका पर हमला नहीं कर सकती थी, यानी कि उनके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर हमला नहीं हो सकता था, अमेरिका सेफ था। वो इस भ्रम में बैठे थे कि उनके ऊपर कोई भी न्यूक्लियर हमला नहीं हो सकता। लेकिन जब उनको पता चला कि 90 मील की दूरी पर मिसाइल्स तैयार हैं फायर होने के लिए, तब अमेरिका इधर उधर फटफटाना शुरू करता है। अमेरिका के अंदर जॉन एफ कैनेडी सबसे पहले तो अपने सहायकों की, अपने सलाहकारों की एक मीटिंग बुलाते हैं। उस मीटिंग के अंदर वो काफ़ी देर तक बातचीत करते हैं कि जो ये क्यूबा के बॉर्डर्स पर जो सैन्य ग्रुप हैं रसिया के, इनका क्या किया जाए। तो बाकी सभी साथी जॉन एफ कैनेडी के ये एक सजेशन देते हैं, ये फैसला करते हैं कि जितने भी सैन्य अड्डे हैं रशिया के, उन सभी को गोलियों से या फिर बमों से उड़ा दिया जाए, उन सभी को तहस नहस कर दिया जाए, उन सभी को ध्वस्त कर दिया जाए। लेकिन अब ये बात जॉन एफ कैनेडी नहीं माने, इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम उन सैन्य अड्डों के ऊपर हमला करेंगे तो बात आगे तक जा सकती है, बात और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। वो इस फैसले को इनकार कर देते हैं। अच्छा, अब इसी दौरान अमेरिका की जो खुफिया एजेंसीज थी, उनको कहा गया कि आप इस बात की पुष्टि तो करो, कहीं ये कोई झूठ तो नहीं है हमको भटकाने के लिए। तो खुफिया एजेंसीज अपना कोई एक सीक्रेट प्लेन या फिर एक ड्रोन भेजती हैं,
जो कि खुफिया तरीके से बिना किसी को पता लगे जो सैन्य अड्डे थे क्यूबा के बॉर्डर्स पर रसिया के, उन सभी की तस्वीरें खींच कर लाता है। और तस्वीरें खींचने के बाद में जब उन तस्वीरों को डेवलप करके देखा जाता है तो पता चलता है कि ये बात बिल्कुल सत्य है। 16 अक्टूबर 1962 को इस बात की पुष्टि हो जाती है। उस दिन के बाद से लगभग 6 दिन तक, अब क्योंकि अभी तक कोई भी फैसला किया नहीं था उन्होंने कि क्या करना है उन सैन्य अड्डों का, तो 6 दिन तक वो आपस में डिसाइड करते हैं। 6 दिन तक वो प्रेसिडेंट और उनके बाकी सभी सलाहकार फैसला करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सभी बातचीत करते हैं। 6 दिन बाद तारीख आती है 22 अक्टूबर 1962, 22 अक्टूबर 1962। उस दिन जॉन एफ कैनेडी एक पब्लिक मीटिंग बुलाते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और संबोधन करते हैं एक तरीके से। और उस संबोधन में वो सबसे पहली बार जो अमेरिका की आम जनता थी उन सभी को बताते हैं कि अमेरिका के ऊपर कभी भी न्यूक्लियर हमला कर सकता है रसिया। उन सभी के भी रंग उड़ जाते हैं। बताते हैं कि क्यूबा के ऊपर, क्यूबा के बॉर्डर्स के ऊपर जो कि 90 मील दूर है, उसके ऊपर रूस की मिसाइल्स तैनात हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक ऐलान और करते हैं, इसी के साथ सबको बताने के साथ साथ एक फैसला करते हैं। वो कहते हैं कि अब से जो कोई भी शिप, जो कोई भी पानी का जहाज क्यूबा की समुद्र के अंदर एंटर होगा, समुद्र के अंदर दाखिल होगा, उस जहाज की तलाशी ली जाएगी। तलाशी लेने के बाद में ही उसको आगे भेजा जाएगा, उसको छोड़ा जाएगा। सभी जहाज़ों की तलाशी ली जाएगी जो भी क्यूबा के बॉर्डर में, अमेरिका और क्यूबा के बीच से जो भी जाएंगे। अब ये बात जब रसिया को पता चली तो रसिया बौखला गया। रसिया ने बोला ये तो सरासर जुल्म ढा रहा है अमेरिका एक सुपर पावर होने के नाम पर। क्या मतलब हुआ सभी जहाज़ों की तलाशी होगी? और उसको बेहद गुस्सा आया। 22 अक्टूबर की ये बात थी और उसी दिन रूस अमेरिका के एक जहाज को गिरा देता है, एक उसको उसके ऊपर बॉम्ब छोड़ देता है। न्यूक्लियर मिसाइल नहीं छोड़ी थी, एक नॉर्मल बॉम्ब छोड़ा था जिससे कि वो जहाज ध्वस्त हो जाता है। अब जब एक जहाज ध्वस्त कर दिया, पानी का जहाज ध्वस्त कर दिया रूस ने, तो तनाव और भी दोनों देशों के बीच में ज़्यादा बढ़ गया। अमेरिका भी इधर से तैयार था युद्ध के लिए और उधर से रूस भी तैयार था युद्ध के लिए। 2-3 दिन बाद में 22 तारीख की ये बात थी, 25 अक्टूबर को एक ऐसा वाक्य होता है जिसकी वजह से युद्ध होते होते रह गया। अगर 2 मिनट भी आगे पीछे हो जाते तो दोनों देशों के बीच में एक परमाणु युद्ध हो सकता था। अच्छा, हुआ क्या उस दिन 25 अक्टूबर को कि एक दुलुत एयर डिफेंस बेस है, सेंटर है एक अमेरिका का। उस एयर डिफेंस सेंटर, मतलब वो काफ़ी खुफिया रहते हैं, जितने भी एयर डिफेंस ये सिस्टम होते हैं वहाँ पर, जितनी भी न्यूक्लियर मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये मिसाइल सभी रखी जाती हैं वहीं पर। सभी मिसाइल्स प्लेन्स के अंदर लोड की जाती हैं और प्लेन वहीं से टेक ऑफ कर आगे वार करने जाता है। तो वो काफ़ी खुफिया जगह थी, किसी भी आम नागरिक का वहाँ पर आना जाना सख्त मना था और किसी को पता भी नहीं था इसके बारे में। अब यहाँ पर उस मिलिट्री बेस के अंदर 25 तारीख की रात को अचानक से अलार्म बजने लगता है। अब अलार्म का मतलब होता है अलर्ट। जब अलार्म वहाँ पर बजा, जितने भी लोग वहाँ पर मौजूद थे सभी अफरा तफरी में इधर उधर भागने लग गए, क्या हुआ देखने लग गए, क्योंकि एक एयर डिफेंस बेस के अंदर अलार्म बजना काफ़ी बड़ी बात होती है। अच्छा, अब ये अलार्म मैनुअली एक्टिवेट हुआ था, किसी सिक्योरिटी गार्ड ने इसको मैनुअली एक्टिवेट किया था। अब जब उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछा गया कि आपने अलार्म क्यों बजाया, तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, वो टावर के ऊपर खड़े थे, ऊपर चारों तरफ से बेस की निगरानी कर रहे थे, तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि मैंने एक इंसान को दीवार फान कर अंदर आते हुए देखा। अब जब ये बात सुनी सभी की होश उड़ गई, सभी तैयार थे युद्ध के लिए, क्योंकि तनाव रसिया और अमेरिका के बीच में काफ़ी बढ़ा हुआ था। और अमेरिका के उस डिफेंस सिस्टम में जो भी लोग थे उनको लगा कि रूस ने अपने कोई खुफिया एजेंसी के लोग या फिर कोई मिलिट्री के लोग भेजे हैं अपने डिफेंस सिस्टम के अंदर, ताकि वो उसको या फिर ध्वस्त कर पाए, इसको बंद कर पाए, जो भी करे वो। रशिया उधर तैयार है अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स के साथ और इधर उसने अपने आर्मी भेज दी, अपने लोग भेज दिए। सभी जितने भी पायलट्स थे, चाहे उस वक्त हाई अलर्ट था, सभी को कहा गया था, सभी जो प्लेन के पायलट्स थे सभी को कहा गया था कि आपको किसी भी वक्त आना पड़ सकता है, कभी भी लड़ाई हो सकती है। तो सभी एक तरह से तैयार थे ड्यूटी के लिए। जब सभी को अलार्म बजते ही एक मैसेज भेजा जाता है अलर्ट का, सभी दौड़ कर अफरा तफरी में बेस की तरफ भागते हैं। जितने भी पायलट्स थे फटाफट, जितने भी प्लेन्स उस बेस के ऊपर मौजूद थे, सभी प्लेन्स के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल्स को लोड किया जाता है। लोड करने के बाद में प्लेन्स को तैयार किया जाता है। टेक ऑफ से पहले प्लेन्स थोड़े तैयार होते हैं, तो प्लेन्स के अंदर थोड़ा उनको तैयार किया जाता है। और प्लेन उस वक्त एकदम उड़ने वाले थे, पायलट्स प्लेन के अंदर बैठ रहे थे। इतने में एक बात पता चली। बात वो ये थी कि
जिस शख्स को उस सिक्योरिटी गार्ड ने बेस के अंदर आते हुए देखा, असल में वो कोई इंसान नहीं था, वो एक भालू था जो कि दीवार फान कर बेस के अंदर घुसा था। अब काफ़ी अंधेरा था उस वक्त, रात का वक्त था, तो उसको अच्छे से दिखाई नहीं दिया सिक्योरिटी गार्ड को कि वो कोई इंसान था या फिर कोई भालू था। उसने अलार्म बजा दिया। अलार्म बजाने के बाद में इधर उधर अफरा तफरी हो गई। अब यहाँ पर जितने भी पायलट्स थे, कुछ पायलट्स को रोक लिया गया था प्लेन में बैठने से पहले, उनको सूचित कर दिया गया था, लेकिन कुछ पायलट्स प्लेन के अंदर बैठ चुके थे और बैठने के बाद में अब वो उड़ान भरने के लिए तैयार थे। एक बार वो उड़ान भरकर आगे पहुंच जाते तो कहते हैं कि बाद में रशिया के ऊपर वो जैसे ही बम गिराते, रशिया न्यूक्लियर बम छोड़ देता और इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता। तो उन जो पायलट्स प्लेन के अंदर बैठ गए थे उनको रोकने के लिए उनको सूचित किया गया, और साथ में जो रनवे था जिस पर प्लेन टेक ऑफ करते थे उसके ऊपर एक ट्रक दौड़ा दिया जो भी हेड था उस बेस का, ताकि जो कोई भी प्लेन उड़ने जाए वो उसका रास्ता ब्लॉक हो जाए, वो टेक ऑफ ना कर पाए, क्योंकि एक बार उसने टेक ऑफ कर लिया तो उसको रोकना लगभग बाद में नामुमकिन है, और एक बार उसने आगे जाकर बम गिरा दिया तो रशिया फिर से पलटवार करेगा। तो रनवे के ऊपर एक ट्रक दौड़ा दिया ताकि रनवे ब्लॉक हो जाए, और अगर 2 मिनट भी ये बात पता ना चलती कि जो दीवार फान कर अंदर आया था वो कोई शख्स नहीं था, कोई आर्मी का, कोई खुफिया एजेंसी का कोई इंसान नहीं था, वो एक भालू था, अगर ये बात 2 मिनट बाद भी पता चलती तो प्लेन इतने में टेक ऑफ कर चुके होते फाइटर जेट, और वो आगे जाकर अपना काम कंप्लीट कर देते। एक बार वो न्यूक्लियर बम वहाँ पर गिरा देते, रशिया पलटवार करता, और एक बार रशिया ने अमेरिका पर हमला कर दिया, अमेरिका वापस हमला करता, और धीरे धीरे बात आगे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। ये था दोस्तों एक वाकया जिसमें 2 मिनट के अंतराल से एक न्यूक्लियर वॉर होने से रह गई। ये तो थी एक कहानी, ऐसी और भी कई कहानियां हैं जिनमें न्यूक्लियर वॉर कुछ सेकंडों की वजह से होते होते रह गई, सेकंडों की वजह से। ये कहानियां भी आपको मैं जल्द ही चैनल पर सुनाऊंगा, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी, लाइक करके ज़रूर बताना। बाकी मिलता हूँ आपको कल अगली कहानी में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर।